तो बेटा जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं और जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में एक बेसिक सा एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। वो क्या है कि जो बेटा हमारे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक का क्या होता है बेटा जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS1 2 और पी ब्लॉक का होता है NP1 2 6 और NS2B है ना। तो ये हमारा एस ब्लॉक का है और ये हमारा पी ब्लॉक का है। और डी ब्लॉक का हमारा क्या होता है N-1D 1 to 10 और NS0 to 2। ठीक है, तो अगर इनमें तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो हमारा वैलेंस शेल है वो आउटर मोस्ट शेल ही है, सबसे बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन ही बस बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं। बट अगर हम डी ब्लॉक में देखें तो वैलेंस शेल के साथ साथ पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अंदर की शेल के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे क्या होता है, उसको हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, जस्ट अंदर का। जैसे अगर ये बाहर का फोर्थ है तो ये थर्ड होगा, ये फिफ्थ है तो ये फोर्थ होगा। तो जो जस्ट अंदर का शेल होता है तो मतलब इनर टू आउटर मोस्ट शेल, वो हमारा कहलाता है पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो डी ब्लॉक में या मैं कहूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वैलेंस शेल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें आउटर मोस्ट के साथ साथ पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, क्लियर? तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मेन यूनिट सारी इसी में समाई हुई है। ये हमारी 13-14 प्रॉपर्टीज हैं, एक एक प्रॉपर्टी को हमें अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, अब पता है क्या होता है बेटा, बोर्ड में ये प्रॉपर्टीज आती हैं एक नंबर में, पर मुझे समझाना होता है तुम्हें हर प्रॉपर्टी को डिटेल में। मैंने नोट्स में उसको जितना हो सके समराइज किया है, पर फिर भी मतलब मैंने उस हिसाब से लिखा है, क्योंकि ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा एक नंबर में ही आए। अच्छा, कई बार एक नंबर में ऐसे नहीं आता, जैसे कि भाई मान लो उसमें 6-7 बातें हैं तो किसी एक पर्टिकुलर बात को इन्होंने एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया, तो अगर मैं तुम्हें सारे पॉइंट्स नहीं बताऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब मैंने ना इसका तरीका पिछले साल निकाला था, नोट्स में मैंने थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि अगर बीच में से भी कुछ आ जाए तो तुम कर सको। नोट्स में जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी हैं इनको अच्छे से तुम्हें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। पहले जो बच्चा अपने आप उसको एक नंबर के हिसाब से निकाल सकता है तो कोशिश करो निकालने की, पर मुझे पता है ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आ जाती थी। तो मैंने पिछले साल जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, सबको एक एक नंबर में कितना लिखना है, बस 2 लाइन 3 लाइन तक मैंने सबके अलग एक नोट्स बना रखे हैं। अभी मैंने वो इसमें नहीं डाले क्योंकि फिर तुम सीधा उनको ही करोगे, तुम इन पर जाओगे नहीं। पहले करो इनको, ठीक है? पहले तो समझो, यूनिट के सार को समझो सारा। जब अच्छे से जब ये सारा क्लियर हो जाएगा, जब मैं वो तुम्हें एक एक नंबर के हिसाब से दूंगी, जब कभी मैं इसका टेस्ट लूंगी D&F का, या जब सेट आएगा, टेस्ट में भी नहीं देने वाली वो मैं तुम्हें, वो दूंगी मैं जब इसका सेट वाला पोर्शन जब इसका आएगा हाफ एयरली से जस्ट पहले मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है, और बेसिकली वो मैंने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ही बनाया था और मैंने उन बच्चों को भी फरवरी में ही दिया था। ठीक है, पर यह कि तुम पहले से थोड़ा याद करना शुरू कर दो तो कम से कम फिर जाकर कुछ कर पाते हो। तो इसलिए जब तुम्हारा इसका सेट का पेपर होगा मैं तब तुम्हें इसको दे दूंगी, पर अभी पहले तुम्हें इसमें से पढ़ना है, क्योंकि बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता कि एक नंबर में फिर मैं कौन कौन से पॉइंट लिखूँ। ठीक है बेटा, तो वो एक नंबर में अलग बने हुए हैं, तो पहले हम इनको डिटेल में करें। ठीक है, हर प्रॉपर्टी की अपनी ब्यूटी है, अपनी एक अलग स्पेशलिटी है कि भाई जो उसकी भी एक अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी है जो हमें डी ब्लॉक में ही देखने को मिलेगी, बाकी और किसी ब्लॉक में हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलने वाली। जैसे कि सबसे पहले अगर हम करें एटॉमिक रेडियस, तो हम क्या करने जा रहे हैं, इनके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो फिजिको केमिकल मतलब सारी चीजें आपस में कंबाइंड है, फिजिकल भी और केमिकल भी। ठीक है, तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट करेंगे बेसिकली। तो इसमें हम सबसे पहले करने जा रहे हैं दैट इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो अब ध्यान से इसको हम समझ लेते हैं फटाफट से। रेडियाई हम कब वर्ड यूज करते हैं, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। ठीक है, कि हम सबके रेडियस को एक साथ देखते हैं। ठीक है, अच्छा जनरली क्या होता है, तुमने पी ब्लॉक, तुमने पीरियोडिक टेबल वाली यूनिट को पढ़ा है,
मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा होता है, ध्यान से बता सकते हैं, है ना, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है बताओ? कक्षाएं कम हो जाएंगी और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, कि जब हम देखो बेटा क्या होता है कि जब कभी भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, अब यहाँ पर भी हम सीरीज को कैसे पढ़ेंगे, ऐसे लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, है ना। चलो उसमें नहीं आ रही, मैं यहाँ लिखती हूँ। जैसे हम स्कैंडियम से लेकर कहाँ तक चल रहे हैं, जिंक तक चलेंगे। ठीक है, इफ वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है बेटा, जब हम यहाँ से यहाँ चलते हैं, अभी तो लेफ्ट टू राइट ही मूव कर रहे हैं, तो साइज क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए साइज हमारा, डिक्रीज, डिक्रीज ही होता है। ठीक है, जनरली मतलब ऑलमोस्ट हमारा क्या है, पहला पॉइंट अगर हम देखें तो साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब ये देखो बेटा, सेम जगह पर रहते हुए कि एक तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी, अगर उसी जगह पर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन और बढ़ जाए तो अट्रैक्ट करने वाले स्पेशीज ज्यादा हो गए तो थोड़ा सा पास आएंगे, फिर उसी जगह पर ही 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो धीरे धीरे अट्रैक्ट करने वाले मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके बीच में क्या होती जाएगी, अट्रैक्शंस बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे हम यहाँ मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, मतलब अंदर जो खींचने वाली चीज है, हम बेसिकली उसके लिए टर्म यूज करते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो खींच रहा है एक तरीके से अपनी तरफ। तो क्योंकि लेफ्ट टू राइट हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, इसलिए साइज हमारा छोटा होता चला जाता है। तो यहाँ भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ ही रहा है तो साइज डिक्रीज तो कर रहा है, पर फिर इसकी अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि अपनी एक अलग एक्सेप्शनल बिहेवियर आ जाता है। उसको अब मैं सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगी। तो पहला पॉइंट कि साइज डिक्रीज कर रहा है, क्यों डिक्रीज कर रहा है, ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, बिल्कुल ब्रीफ में देखो मैं इसका आंसर दे रही हूँ, तुम्हें हमें कोई डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा तो बेटा पढ़ाई का वैसे ये तरीका होता है, पर वो ये कि टाइम निकालना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। चाहो तो निकाल सकते हो, खैर इतना मुश्किल नहीं होता। बुक में से जाकर इन टॉपिक्स को तुम्हें बुक में से रीड आउट करना चाहिए, बुक सबके पास है, वहाँ तुम्हें मिलती है इसकी पूरी डिटेल अच्छी तरह से। समझने में कोई हद थोड़ा रखनी चाहिए, वो याद थोड़ा करना है तुम्हें, और उससे टॉपिक क्लियर होता है कि और क्या हो सकता है ऐसे। तो ऐसे वो जो भूख होती है ना, वो भूख शांति नहीं होनी चाहिए कभी, ठीक है, पर कई बार तो भूख ही नहीं लगती, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। चलो थोड़ी जितनी लगे भूख उतनी तो शांत करी जाए। तो पहले ये बात आई बेटा समझ में, कोई बात नहीं, जब हम जितना कर रहे हैं ना, पर वो भी अच्छा करें उतना भी सफिशिएंट है। तो जरूरी नहीं है हम वहाँ से पढ़े, पर यहाँ से तो अच्छे से पढ़े। नोट्स में भी मैंने अच्छा डिटेल दे रखी है ताकि पहले बच्चे को समझ में आए, है ना, उसकी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बैठे। ये पॉइंट क्लियर पहला कि साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। सेकेंड पॉइंट इसका मेन है, जो इसकी अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी बन जाती है कि साइज में डिक्रीज तो है बेटा, पर साइज में बहुत कम डिक्रीज। और आफ्टर मिड ऑफ द सीरीज अगर हम मैंगनीज के आगे चलें तो अगर तुम यहाँ देखोगे ना तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। पिकोमीटर में देखो ऐसे है 110 पिकोमीटर, 111 पिकोमीटर। पिकोमीटर खुद क्या है, 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। उसमें तुम सोचो कि अगर एक का डिफरेंस है तो ना के बराबर है। तो मिड ऑफ द सीरीज के बाद तो साइज हमारा ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि देयर इज वेरी लेस डिक्रीज इन साइज। जितना अच्छा डिक्रीज हमें पी ब्लॉक में देखने को मिलता है ना, ऐसे क्लियर कट डिक्रीज जाता है। बोरोन से कार्बन छोटा 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 क्लियर, बहुत अच्छा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ऐसा डिफरेंस हमें डी ब्लॉक में देखने को नहीं मिलता। ऑलमोस्ट दे हैव सिमिलर साइजेस। शुरू के हम 2-3 को देख लें तो बस क्रोमियम से लगभग उल्टा यहाँ तो लगभग ही बराबर ही हो जाता है, बिल्कुल कांस्टेंट साइज हो जाता है। ठीक है, यहीं से साइज में कम डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और एंड में आते आते, एंड में तो खैर बढ़ ही जाता है, वो हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, पर यहाँ पर आकर हमारा क्या है, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट हम ब्रीफ में क्या लिखेंगे
कि देयर इज वेरी लेस डिक्रीज इन साइज। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेटा हमारा कि लेस डिक्रीज इन साइज है। तो इसका हम रीजन देखेंगे कि साइज में डिक्रीज कम क्यों है। देखो बेटा, यहाँ और वहाँ ना बिल्कुल अलग एटमोस्फेयर है। पी ब्लॉक में अलग फैक्टर था साइज को डिसाइड करने के लिए, यहाँ अलग है। तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो, देखो बेटा क्या है 3d1 4s2। अब तुम कहोगे कि अब आप 4s को बाहर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि 4s बाहर ही है। असल में तो 3d अंदर है और 4s बाहर है। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में इसलिए गया था क्योंकि जब वो 4s में गया था तब 3d भी खाली था, 4s भी खाली था, और s की शेप स्फेरिकल है। तो अपनी उस शेप के कारण s में रहकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, तो इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन s में चले गए, इलेक्ट्रॉन 4s में चले गए। जब 4s पूरा भर गया, अब वो बजाय के आगे जाएं तो उससे बेटर तो वो 3d में जाना पसंद करेंगे। पर अब जब 3d में आ गए इलेक्ट्रॉन, तो अब तो अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए। जब 3d में अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, तो वो क्या करेंगे, अब 4s के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन को क्या करेंगे, कम कर देंगे ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट क्रिएटिंग बाय जो d के इलेक्ट्रॉन से अंदर वो क्या करने लग जाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट करने लग जाएंगे। अब तुम देखो यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है d में, 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, फिर 6 7, अब बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये तुम्हें ध्यान है, मैंने तुम्हें 11th में बताया था कि पर जो d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब अंदर, उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा पुअर होता है, बहुत पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट समझते हो कि अंदर के इलेक्ट्रॉन, देखो ये मान लो हमारा वैलेंस शेल है और ये अंदर के शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस देते हैं ना बेटा। पर डी ऑर्बिटल की क्योंकि शेप ऐसे बहुत फैली हुई होती है, तो उस फैली हुई जगह से क्या है, बीच बीच में खाली जगहें हैं, तो वहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो सकता है बच बच के। तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है कि देखो डी ऑर्बिटल्स का काम था वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम करना, शील्डिंग इफेक्ट का ये रोल होता है। पर अगर शेप डिफ्यूज होगी तो वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाता। तो डी ऑर्बिटल्स की जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर यहाँ ऐसा होता, देखो एक फैक्टर तो था साइज को इंक्रीज करने वाला न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर यहाँ पर आ गया स्क्रीनिंग इफेक्ट, आ गया ना। पी ब्लॉक में ऐसा कुछ नहीं था, क्यों नहीं था इस ब्लॉक में, क्योंकि वहां जो वैलेंस शेल था वो बाहरी शेल ही था, तो वो तो था ही, बाहर बाहर से निकालना था। पर अब यहाँ पर तो तुम देखो कि वैलेंस शेल हमारा खाली ये तो नहीं है, हमारा ये भी तो है ना बेटा। तो बारी बारी हर पॉइंट पर अंदर बढ़ रही हैं, उसमें तो जब भी बढ़े थे बाहर ही बढ़े थे, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो वहाँ था ही नहीं। स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ पर आ रहा है हमारा, यहाँ, और अगले पॉइंट पर अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा देता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाती है, अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो साइज बढ़ जाएगा, दूर हो जाएंगे ना वो। तो दो फैक्टर हो गए, न्यूक्लियर चार्ज तो क्या करता है, साइज को छोटा करने का काम करता है, पर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करेगा बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा साइज को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से अट्रैक्शन कम होती है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो एक फैक्टर, दोनों कंट्राडिक्टरी फैक्टर आ गए ना, एक साइज को कम करता है, एक साइज को बढ़ाता है। तो हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, साइज कांस्टेंट हो जाना चाहिए था, कि एक बढ़ाने वाला फैक्टर आ गया, घटाने वाला आ गया। पर फिर भी अगर मैं ओवरऑल देखूं तो साइज हमें डिक्रीज ही देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो यहाँ पर फैक्टर है वो हमारा वीक फैक्टर है, क्योंकि स्क्रीनिंग कर रहे हैं डी इलेक्ट्रॉन्स, और डी इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग पावर कैसी होती है बेटा, पुअर, वेरी पुअर, ड्यू टू इट्स डिफ्यूज्ड शेप। समझ में आ रही है बेटा सबको ये बात। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्योंकि बहुत कमजोर होता है, तो ये मजबूत फैक्टर जो पावरफुल फैक्टर है वो अपना इफेक्ट ओवरऑल दिखाएगा और साइज को कर देगा कांस्टेंट। पर कमजोर भी बेटा जब ज्यादा हो जाते हैं तो वो अपना असर दिखाते हैं। देखो यहाँ था खाली एक डी इलेक्ट्रॉन, कमजोर पड़ गया, थोड़ी सी स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसमें तो ना के बराबर होता है स्कैंडियम में तो स्क्रीनिंग इफेक्ट। फिर 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, अब हो गए 6, फिर हो गए 7, फिर हो गए 8। तो तुम देखो अंदर ज्यादा हो गए ना। तो अब जब डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा तो अब वो साइज को बहुत ज्यादा कम नहीं होने देगा। समझ में आ रही बेटा बात, बढ़ा भी नहीं पा रहा क्योंकि वो वैसे बहुत वीक फैक्टर है, पर वो साइज को लगभग कांस्टेंट की रेंज में ले आता है। समझ में आ रही बेटा बात।
तो अब मैं समराइज करके हम सिंपल कंक्लूड करें कि सेकंड फैक्टर क्या है कि देयर इज वेरी लेस डिक्रीज इन साइज ड्यू टू वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट डन बाय इनर डी इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत कि लेस डिक्रीज क्यों है? क्योंकि अंदर के डी इलेक्ट्रॉन वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर अपना दिखाते हैं। ठीक है बेटा। और थर्ड पॉइंट इसमें हमारा क्या है कि एट द एंड ऑफ द सीरीज, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सीरीज हमारा क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीजेस, कि साइज हमारा होता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो एंड ऑफ द सीरीज में मतलब अगर हम जिंक पर पहुंच जाएं, ठीक है, कि कॉपर का भी, कॉपर से ज्यादा हमारा जिंक का होता है। ठीक है, क्यों होता है जिंक का साइज ज्यादा? क्योंकि अब फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3ddp10 4sb2 और एंड पर आते आते साइज वैसे हो रहा था, थोड़ा छोटा होना चाहिए था, पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ आ गए ना बेटा, वो आपस में ही आखिरी शेल में ही रिपल्शन करने लग जाते हैं। उस रिपल्शन के कारण वो खुद ही थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, तो खुद ही वहाँ एक्सपेंशन हो जाता है थोड़ा सा, तो उस एक्सपेंशन की वजह से साइज हमारा बढ़ जाता है। तो सिंपल रीजन लिखेंगे एट द एंड ऑफ द सीरीज साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रही बेटा बात? तो 3 बातें देखी हमने, जबकि नॉर्मली हम किसी भी और अगर, अब क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में एस ब्लॉक पी ब्लॉक नहीं है, पर जब थे तो हम सिंपल करते थे साइज को बस एक लाइन में कि साइज डिक्रीजेज अलोंग द सीरीज ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, बस। पर अब हमें यहाँ पर तीनों बातें लेनी है कि साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, बट देयर इज वेरी लेस डिक्रीज इन साइज ड्यू टू वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट डन बाय इनर डी इलेक्ट्रॉन्स, and at end of the series size increases due to electron repulsions। क्लियर बेटा? सबको आगे बात समझ में? सेम ऐसा ही होता है आयोनिक रेडियाई, क्योंकि पेपर में कई बार आयोनिक रेडियाई आया हुआ है, तो तुम्हें और कुछ भी नहीं करना, जहां जहां पर हमने अगर एटम वर्ड यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है तो तुम बस यही पॉइंट लिख दो। तुमने अगर कहीं एटम वर्ड लिखा है तो उसके जगह वर्ड चेंज कर दो आयन, बस, और कुछ नहीं है, सेम है। और इन सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 2 पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो सबके अगर मैं 2 पॉजिटिव वाली देखूं तो उन सब में साइज में यही हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसा कि वेरिएशन हमें एटॉमिक रेडियाई में देखने को मिलता है। अच्छा, एक बात तुम खुद बताओ कि जो हमारे लिए कॉमन है पर ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो हम एक इसका अपना पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे कि भाई मान लो आयरन है, तो आयरन बेटा 2 पॉजिटिव में भी मिलता है, 3 पॉजिटिव में भी मिलता है, जिसको हम बाद में करेंगे। बस तुम ये सोच कर बताओ इसमें से कौन सा बड़ा होगा आयन, कौन सा छोटा होगा? क्या होगा? Fe2 छोटा होगा, Fe3 पॉजिटिव छोटा होगा, Fe2 पॉजिटिव बड़ा। क्यों? हाँ, ये बात भी हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाता है। ठीक है ना, ध्यान करो, मैंने तुम्हें ऐसे बताया था कि 4 स्टूडेंट्स 4 टीचर, तो जब टीचर ज़्यादा हो गया, स्टूडेंट कम हो गए, तो ज़्यादा फोकस होगा, तो ये वो ही बात है। ठीक है ना बेटा? तो जब हमारा, अगर हम सेम एटम में कंपेयर, सेम एलिमेंट के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपेयर करें, तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट स्मॉलर इज द साइज। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई।